आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर निकल रहे हैं जो एक जाने माने मनोचिकित्सक के मन और एक मरीज की जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल देती है। ये कहानी है डॉक्टर ब्रायन वीज की किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स से। मतलब ये दिखाती है कि कैसे एक वैज्ञानिक का जो संदेहवाद होता है ना, वो एक रहस्यमय अनुभव से टकराता है। बिल्कुल। और डॉक्टर ब्रायन वीज मतलब कोई ऐसे वैसे नहीं, येल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख थे और पूरी तरह से आप कह सकते हैं वैज्ञानिक शोध में रमे हुए थे। अच्छा। वो परामनोविज्ञान यानी कि मन की वो शक्तियां जो सामान्य विज्ञान के दायरे से बाहर हैं, उन पर तो वो कतई यकीन नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं, उनके लिए तो बस वही सच था जो लैब में साबित हो सके, बाकी सब कल्पना। और फिर उनकी जिंदगी में आई कैथरीन, एक 27 साल की महिला। और वो बचपन से ही मतलब बहुत ज्यादा चिंता, पैनिक अटैक और इतने सारे डर, पानी का डर, गला घुटने का डर, हवाई जहाज, अंधेरा, बंद जगह, बाप रे। हाँ, और मौत का तो सबसे बड़ा डर। और बात ये थी कि 18 महीने की पारंपरिक थेरेपी हो चुकी थी, लेकिन कैथरीन की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था, जरा सा भी नहीं। तो हमारी आज की ये जो गहन चर्चा है, इसका मकसद इसी असाधारण मामले की परतों को खोलना है। हम डॉक्टर वीस की किताब के जरिए देखेंगे कि कैसे हिप्नोसिस मतलब सम्मोहन उसने अतीत के ऐसे दरवाजे खोल दिए जिनसे न सिर्फ कैथरीन को अपने डरों से मुक्ति मिली, बल्कि डॉक्टर वीस की अपनी जो दुनिया देखने का नजरिया था, जो वास्तविकता की समझ थी, वो भी हिल गई। सही। ये एक तरह से याददाश्त, चेतना और शायद जीवन की सीमाओं के पार देखने की कोशिश है। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर वीस की हताशा से, है ना। मतलब सारी जानी मानी तकनीकें, दवाएं, थेरेपी सब कैथरीन पर जैसे बेअसर साबित हो रही थी। बिल्कुल। वो खुद भी निराश हो रही थी और डॉक्टर वीस को भी लग रहा था कि भाई मैं कहीं अटक गया हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा। इसी निराशा में उन्होंने एक आखिरी उपाय सोचा, सम्मोहन। हाँ, हिप्नोसिस। और हिप्नोसिस कोई जादू टोना नहीं है, ये समझना जरूरी है। ये बस ध्यान की एक गहरी अवस्था है जिसमें शरीर शांत हो जाता है और मन की गहराइयों में दबी हुई यादें वो सतह पर आ सकती हैं। अच्छा। तो डॉक्टर वीस का इरादा तो बस ये था कि कैथरीन के बचपन की कोई भूली बिसरी दर्दनाक घटना को खोजा जाए, शायद वही उसके डरों की वजह हो। लेकिन कैथरीन पहले तो झिझकी, डर गई शायद। हाँ, डर तो था ही, लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई। शिकागो में एक म्यूजियम था, वहां मिस्र की प्रदर्शनी लगी थी। हाँ। तो वो देख रही थी और अचानक उसमें गाइड की बताई कुछ ऐतिहासिक बातें ठीक कर दी, जबकि उसे उस विषय का कोई पहले से ज्ञान नहीं था। अरे! वो खुद हैरान रह गई कि उसे ये सब कैसे पता। मतलब इस घटना ने उसे शायद थोड़ा हौसला दिया कि हाँ, सम्मोहन ट्राई करते हैं। और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लिया। बिल्कुल। पहले सम्मोहन सत्र में डॉक्टर वीस ने कैथरीन को निर्देश दिया कि वो अपने बचपन में वापस जाए। ठीक है। मगर कैथरीन बचपन की यादों को जैसे लांघ कर कहीं और ही पहुंच गई। उसने बताना शुरू किया, एक प्राचीन सी जगह है, उसने खुरदुरे कपड़े पहने हैं, उसके बाल गूंथे हुए हैं सुनहरे। डॉक्टर वीस तो चौंक गए होंगे, उन्होंने पूछा होगा, तुम कहाँ हो, ये कौन सा साल है, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, बिल्कुल पूछा। कैथरीन ने जवाब दिया, अरुंडा। साल है 1863 ईसा पूर्व। हम एक घाटी में रहते हैं। अब सोचिए, डॉक्टर वीस का वैज्ञानिक मन वो तो उलझन में पड़ गया। क्या ये कैथरीन की कल्पना है या कुछ और? सही बात है। कैथरीन ने फिर उस जीवन का और ब्यौरा दिया, बताया कि कैसे बाढ़ आई थी, पानी ने उसे घेर लिया, वो सांस नहीं ले पाई, दम घुट गया। ओह! और यहीं आप देखिए पहली कड़ी जुड़ती है। कैथरीन का पानी और गला घुटने का जो भयानक डर था, हाँ, शायद वो इसी पिछले जन्म के अनुभव से जुड़ा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत था, है ना, कि क्या हमारे आज के डर अतीत के घावों की गूंज हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। फिर क्या हुआ? और भी जन्म देखे उसने? हाँ, आगे के सत्रों में कैथरीन और भी पिछले जन्मों में गई। जैसे वो 1756 ईस्वी में स्पेन की एक वेश्या बनी, लुइजा। उसकी मौत खराब पानी पीने से हुई थी। अच्छा। फिर वो 1568 ईस्वी पूर्व में पहुंची और गजब की बात यह कि वहां उसने डॉक्टर वीस को अपने शिक्षक डायोजनीस के रूप में पहचाना। अरे वाह! डॉक्टर वीस की जिज्ञासा तो बढ़ रही थी, पर वो शक वाला कीड़ा वो अभी भी कायम था। लेकिन फिर कहानी और गहरी हुई है ना? कुछ बीच की अवस्था का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसा हुआ कि पिछले जन्मों की मृत्यु के ठीक बाद कैथरीन ने एक बीच की अवस्था का वर्णन किया। वो महसूस करती कि जैसे वो अपने शरीर से ऊपर तैर रही है, एक बहुत तेज लेकिन सुकून देने वाली रोशनी की ओर खिंच रही है और उसे एक असीम शांति महसूस हो रही है।
ये तो कुछ वैसा ही है जैसा डॉक्टर एलिजाबेथ कुबले-रॉस और डॉक्टर रेमंड मूडी ने निकट मृत्यु अनुभवों मतलब एनडीज के बारे में बताया है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये अनुभव उनके शोध से काफी मिलते जुलते थे। वही शरीर से बाहर निकलना, सुरंग या रोशनी देखना, गुजरे हुए प्रियजनों से मिलना। हाँ। और कमाल की बात ये कि कैथरीन ने इन शोधों के बारे में कभी पढ़ा या सुना ही नहीं था। अच्छा। तो ये अपने आप में एक पुख्ता सबूत जैसा था। पर डॉक्टर वीस को और ठोस प्रमाण चाहिए थे। उनका वैज्ञानिक मन अभी भी मान नहीं रहा था पूरी तरह। और इसी बीच की अवस्था में वो मास्टर्स वाली बात भी सामने आई। हाँ बिल्कुल, एक और अद्भुत घटना, मास्टर्स। ये जैसे बहुत उन्नत आत्माएं थी जो कैथरीन के जरिए बोलने लगी। अच्छा। मतलब कैथरीन की आवाज बदल जाती थी। हाँ, उनकी आवाज कैथरीन की अपनी आवाज से अलग होती थी, ज्यादा गहरी, ज्यादा अधिकारपूर्ण। और सबसे अजीब बात ये कि जब कैथरीन होश में आती थी, उसे कुछ याद ही नहीं रहता था कि उसने क्या कहा, कुछ भी नहीं। अरे! इन मास्टर्स ने फिर डॉक्टर वीस को सीधे संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य सीखना है, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर के समान बनना है। तुम वहां हो ताकि मैं सीख सकूं। ज्ञान हमें ईश्वर तक ले जाता है। अब सोचिए, ये बातें डॉक्टर वीस के वैज्ञानिक सिद्धांतों के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। जाहिर है, लेकिन वो निर्णायक क्षण कब आया जिसने डॉक्टर वीस के सारे संदेह मिटा दिए? हाँ, वो क्षण आया और वो वाकई निर्णायक था। एक सत्र के दौरान जब कैथरीन उसी बीच की अवस्था में थी, मास्टर्स ने डॉक्टर वीस के निजी जीवन के बारे में ऐसी बातें बताईं जो कैथरीन के लिए जानना असंभव था, बिल्कुल असंभव। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता यहाँ हैं और तुम्हारा बेटा भी, जो छोटा बच्चा था। ओहो। तुम्हारे पिता का नाम एवरुम है और तुम्हारी बेटी का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उनकी मृत्यु दिल की बीमारी से हुई। ठीक है। तुम्हारे बेटे का दिल भी महत्वपूर्ण था। वो उल्टा था, मुर्गे की तरह। उसने तुम्हारे लिए बड़ा बलिदान दिया। उसकी आत्मा बहुत उन्नत है। उसकी मृत्यु ने तुम्हारे माता पिता के कर्म ऋण चुका दिए। कर्म ऋण, ये क्या होता है? मास्टर्स के अनुसार कर्म ऋण मतलब हमारे पिछले जन्मों के वो अधूरे काम या असंतुलित रिश्ते हैं जिन्हें हमें इस जीवन में सुलझाना या संतुलित करना होता है। अच्छा। तो बेटे की मृत्यु उनके मुताबिक माता पिता के ऐसे ही किसी ऋण का भुगतान थी। उन्होंने आगे ये भी कहा, उसकी मृत्यु तुम्हें यह भी दिखाने के लिए थी कि दवा की अपनी सीमाएं हैं। और इसी घटना ने डॉक्टर वीस को मनोचिकित्सा में बने रहने के लिए प्रेरित किया था। ये तो कमाल ही हो गया। डॉक्टर वीस का क्या रिएक्शन था? वो स्तब्ध थे, बिल्कुल हैरान, क्योंकि उनके पिता का हिब्रू नाम वाकई एवरोम था, जिनकी मृत्यु कुछ महीने पहले ही हृदय रोग से हुई थी। अच्छा। उनकी बेटी का मध्य नाम वाकई पिता की याद में रखा गया था। उनका पहला बेटा एडम जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद एक अत्यंत दुर्लभ हृदय दोष से मर गया था, जिसमें दिल उल्टा विकसित होता है। और ये बात सार्वजनिक नहीं थी। हे भगवान। और एडम की मृत्यु के समय डॉक्टर वीस वाकई मेडिसिन या मनोचिकित्सा चुनने के दुराहे पर थे। ये सारी जानकारी कैथरीन तक कैसे पहुंच सकती थी? कोई रास्ता ही नहीं था। सही बात है, ये तो वाकई अकाट्य प्रमाण था। बिल्कुल। इसी प्रमाण ने डॉक्टर वीस के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें मानना पड़ा कि कैथरीन शायद किसी ऐसे ज्ञान का माध्यम बन रही थी जो सामान्य समझ से परे था। और अगर ये सच था तो पुनर्जन्म, आत्मा की यात्रा, ये सब भी सच हो सकता था। और उनके पिता और बेटे वो कहीं ना कहीं मौजूद थे, उनसे बात कर रहे थे। ये एहसास उनके लिए बहुत सुकून देने वाला भी था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब असाधारण खुलासों का कैथरीन पर क्या असर हुआ? मतलब क्या उसके डर कम हुए? हाँ, और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। जैसे जैसे कैथरीन ने सम्मोहन में अपने पिछले जन्मों के दर्दनाक मौतों को दोबारा जिया, जैसे अरुणा का डूबना, एक जन्म में गला कटना, एक कोढ़ी के रूप में गुफा में बंद होकर मरना, हाँ, उसकी उन जन्मों से जुड़े डर, वो चमत्कारिक रूप से गायब होने लगे, पूरी तरह से। सच में। हाँ, तो यहाँ एक मुख्य सबक ये मिलता है ना, कि सम्मोहन के जरिए पिछले जन्म के दर्दनाक अनुभव को दोबारा जीना या उसे समझना मौजूदा जीवन के गहरे डर को जड़ से खत्म कर सकता है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये जीवन कालों के बीच एक सीधे जुड़ाव और उपचार की संभावना दिखाता है। ऐसा लगता है कि डर को समझने और उसे महसूस करने से उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। एक और वाकया भी था ना, एनेस्थीसिया अवेयरनेस वाला। हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प था। कैथरीन को अपने एक सर्जरी के बाद रिकवरी रूम में भयानक घुटन महसूस हुई थी, बहुत ज्यादा। सम्मोहन में पता चला कि ऑपरेशन के दौरान जब वो बेहोश थी, उसने अवचेतन रूप से डॉक्टरों को उसके संभावित गला घुटने के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। इसे एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहते हैं। अच्छा, मतलब बेहोशी में भी सुन लिया? हाँ,
कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जैसे ही कैथरीन को ये बात समझ आई, उसका गला घुटने का वो जो खास डर था ना, वो तुरंत चला गया उसी वक्त। गजब। और फिर रिश्तों का भी एक पैटर्न सामने आया है ना, कि वही लोग बार बार मिल रहे थे। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू था। कैथरीन के मौजूदा जीवन के कई महत्वपूर्ण लोग उसके पिछले जन्मों में भी मौजूद थे, बस भूमिकाएं अलग थी। जैसे उसकी भतीजी रैचल, जो अरोंडा की बेटी क्लिएस्ट्रा थी। एक डॉक्टर थे एडवर्ड पूल, वो कम से कम 2 जन्मों में उसके पिता थे। स्टुअर्ट नाम का एक पुरुष था, जो एक जन्म में उसका हत्यारा था, तो दूसरे में प्रेमी, और एक और में पिता। अरे, उसकी माँ, उसकी सहेलियाँ, उसके दादाजी, ये सब अलग अलग समयों और भूमिकाओं में उसके साथ थे। बार बार। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रिश्ते महज इत्तेफाक नहीं होते? क्या हम बार बार उन्हीं आत्माओं के साथ जन्म लेते हैं? मास्टर्स के संदेशों के अनुसार ऐसा ही लगता है। उनका कहना था कि आत्माएं समूहों में यात्रा करती हैं। इन्हें सोल ग्रुप्स कह सकते हैं। सोल ग्रुप्स। हम बार बार एक साथ जन्म लेते हैं ताकि आपसी कर्म ऋण चुका सकें, जो अधूरे सबक हैं वो सीख सकें और रिश्तों को विकसित कर सकें। शायद हमारे जीवन के सबसे गहरे और चुनौतीपूर्ण रिश्ते इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें कई जन्मों का इतिहास और सीखने के अवसर छिपे होते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। और मास्टर्स ने जीवन के बारे में और क्या शिक्षाएं दी? उन्होंने कैथरीन के जरिए डॉक्टर वीस को और भी गहरी शिक्षाएं दी। जीवन, मृत्यु, आत्मा की यात्रा, जीने का उद्देश्य, इन सब के बारे में बताया। कुछ मुख्य बातें क्या थी? कुछ मुख्य संदेश थे। जीवन शाश्वत है, मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है, शरीर महज एक वाहन है। हम दुख और दर्द कई बार इसलिए चुनते हैं ताकि हम सबक सीख सकें और कर्मों का भुगतान कर सकें। जीवन का लक्ष्य संतुलन, सद्भाव और प्रेम पाना है, जबकि भय, लालच और हिंसा हमें पीछे खींचते हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा अवरोध है और ज्ञान उसे दूर करता है। उन्होंने वो हीरे वाली बात भी कही थी ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक आदर्श हीरा होता है, बिल्कुल शुद्ध, और जीवन का काम उस हीरे के अलग अलग पहलुओं को, मतलब फलकों को साफ करना है। अच्छा। और ये भी कहा कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, इन सिद्धांतों को जीना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। सही बात है। उन्होंने निकट मृत्यु अनुभवों का भी जिक्र किया और बताया कि कोमा जैसी अवस्था में भी आत्मा चुन सकती है कि वापस लौटना है या नहीं। ये इस पर निर्भर करता है कि भौतिक जीवन में और क्या सीखना बाकी है। और हाँ, संरक्षक आत्माओं या गार्जियन स्पिरिट्स के होने का भी संकेत दिया, ऐसी आत्माएं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि कैथरीन और डॉक्टर वीज दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई होगी। हाँ, बिल्कुल। ये सारे अनुभव उन दोनों के लिए ही बेहद परिवर्तनकारी साबित हुए। कैथरीन के तो सारे फोबियाज, चिंता, पैनिक अटैक सब गायब हो गए। वाह। वो एकदम शांत, खुश और आत्मविश्वास से भरपूर हो गई। उसकी मानसिक क्षमताएं भी बढ़ी, यहाँ तक कि उसने डॉक्टर वीस के साथ एक सुबह टेलीपैथिक जुड़ाव भी महसूस किया। और डॉक्टर वीस, उन पर क्या असर हुआ? उनका अपना मौत का डर कम हो गया। वो ज्यादा धैर्यवान, शांत और समझदार बन गए। उनका नजरिया सिर्फ वैज्ञानिक नहीं रहा, वो आध्यात्मिक भी हो गया। उन्होंने परिवार के साथ अपने रिश्तों को नई अहमियत दी। उन्हें भी असामान्य सपने आने लगे जो उन्हें जैसे मार्गदर्शन देते थे। ये अनुभव उनके लिए सिर्फ एक केस स्टडी नहीं रहा, बल्कि उनके अपने जीवन दर्शन का हिस्सा बन गया। क्या इस कहानी की कोई और पुष्टि भी हुई? मतलब किसी और ने भी इन बातों को सही माना? हाँ, एक और दिलचस्प बात हुई। कैथरीन बाद में आइरिस साल्चमैन नाम की एक जानी मानी मानसिक ज्योतिषी से मिली। अच्छा। और आइरिस ने सिर्फ कैथरीन की जन्म तिथि, समय और स्थान के आधार पर उसके कई पिछले जन्मों के उन विवरणों की पुष्टि कर दी जो सम्मोहन सत्रों में सामने आए थे, और ये सब कैथरीन से कोई जानकारी लिए बिना। कमाल है। ये दिखाता है कि शायद चेतना और स्मृति के आयाम हमारी सामान्य समझ से कहीं ज्यादा गहरे और जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब क्या टेक अवे है श्रोताओं के लिए? शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि जीवन और चेतना का रहस्य वो शायद हमारे एक अकेले जीवन काल से कहीं ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा। हमारे गहरे डर और जो जीवन में पैटर्न दोहराते हैं वो शायद अतीत की अनसुलझी कहानियों से जुड़े हो सकते हैं, और उन्हें समझने से हमें न सिर्फ शांति मिल सकती है बल्कि अपने आज को बेहतर बनाने की दिशा भी मिल सकती है। बिल्कुल। और ये कुछ सवाल भी छोड़ जाता है जिन पर हम सब सोच सकते हैं, है ना? हाँ, जरूर।
जैसे इस कहानी को जानने के बाद जीवन, मृत्यु और भय के बारे में हमारे अपने विचारों पर क्या असर पड़ता है? क्या वो बदलते हैं? सही। और क्या हमारे जीवन में भी कोई ऐसे लगातार दोहराए जाने वाले पैटर्न या बेवजह के डर हैं जिन्हें अब हम एक नई नजर से देखना चाहेंगे? शायद उनकी जड़ कहीं और हो। बिल्कुल। और अगर मास्टर्स की बातें सच हैं कि संतुलन, प्रेम और डर को छोड़ना महत्वपूर्ण है, तो इस जानकारी को जानने के बाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आंतरिक शांति और संतुलन लाने के लिए कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं? क्या हम अपने रिश्तों को कर्मों के नजरिए से देख सकते हैं, थोड़ा ज्यादा समझदारी से? ये बहुत अहम सवाल है। और अंत में ये एक विचारणीय प्रश्न रह जाता है, अगर हमारी आत्माएं वास्तव में अनगिनत जीवन जीती हैं सबक सीखने और विकसित होने के लिए, तो इस वर्तमान जीवन का वो असली गहरा उद्देश्य क्या हो सकता है, जैसे हम शायद अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और चिंताओं में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? सोचने वाली बात है। इस गहन यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।